अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ किरण आफ्ताब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासतदानों को एक मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात और फैसला करने की अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो रहा। इंसानी तारीख बताती है कि बज़ाहिर हल ना हो सकने वाले मसाइल भी बातचीत से हल हो जाते हैं। गुज़िश्ता 13 महीने से मुल्क जिस सियासी अफरा तफरी का शिकार है, उसका हल सिर्फ सियासी रहनुमाओं के मिल बैठने में ही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुज़ाकरात के 3 दौर हो जाने के बाद भी कोई फरीक अपने मौक़िफ़ में नरमी लाने को तैयार नहीं। मुल्क में अमली सूरत हाल ये है कि 13 सहाफ़ी मेरा सहाफ़ी, 13 जर्नल मेरा जर्नल, और अब इस सब के बाद 13 जज मेरा जज, ये खेल खेला जा रहा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए 4 शहरों में रैलियाँ निकाली हैं। लाहौर में इमरान खान रैली की क़यादत खुद कर रहे हैं। दूसरी तरफ है पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा में पाक चीन वज़ीर खारिजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें चीनी वज़ीर खारिजा ये कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में सियासी क़ुव्वतें मिल बैठेंगी और दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिश भी करेंगी। नाजरीन, सिफारतकारी के मैदान में चीन की एहतियात और महारत का लोहा सब मानते हैं। शाज़ व नादिर ही ऐसा मौका आया कि जब चीन ने किसी भी मुल्क की दाखिली सियासत के बारे में कुछ कहा हो। चीनी वज़ीर खारिजा ने अगर ये बात की है तो इसकी अहमियत को समझना पाकिस्तान के सभी सियासी रहनुमाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। एक दोस्त मुल्क ने जिसने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया, अगर उसने सियासतदानों को मिल बैठने का मशवरा दे दिया है तो फिर शहबाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी का फ़र्ज़ बनता है कि अब वो इस मशवरे को संजीदगी से लें। मुल्क में सियासी अफरा तफरी और चीनी वज़ीर खारिजा के इस मशवरे के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या हमारे सियासतदान मसाइल को सड़कों के बजाय मेज़ पर हल करने के लिए तैयार हैं? ये सवाल भी पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत की लड़ाई में इदारे तकसीम होते नजर आते हैं। क्या ये तकसीम मुल्क के मफाद में है? क्या हमारे सियासतदान एक दोस्त मुल्क के मुखलिसाना मशवरे को तस्लीम करेंगे? इन सारे के सारे सवालात के जवाब जानेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा यावर बुखारी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैदर जमान कुरैशी। तारिक फजल चौधरी साहब, कितना मुश्किल है पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी जमात के लिए, जिसने बड़े सख्त मौसमों को देखा, इस सारे मामले को देखा, यहाँ तक चलकर आ गए, कितना मुश्किल है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बाकी लोगों को साथ में लेकर चलना और एक पार्टी को अपने साथ में बिठा लेना और मुल्क के मामलात के ऊपर बात कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, पार्टी कोई बड़ी हो या छोटी हो, मैं सब पार्टियों की बात करूंगा। सियासत जो है वो बातचीत का नाम होता है। सियासत मिलजुल के अपने तनाज़ात को, मामलात को, और बिलखुसूस अगर वो मामलात मुल्क की तरक्की, मुल्क की सालमियत के साथ जुड़े हुए हों और आपकी जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है मुल्क का, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपका बैठ के बात करना जरूरी हो, मामलात उससे जुड़े हुए हों, तो फिर मैं समझता हूँ कि जरूरी होता है कि आप अपनी जाती जो सियासी अदावतें होती हैं, रंजिशें होती हैं, उन्हें बाला ताक रख के आप बैठें, बातचीत करें और वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसमें हिकमत हो, तो एक सियासी रास्ता हो। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि सियासत नाम ही सियासी नजरियात से इख्तलाफात का होता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में सियासत में, बयानात में जो शिद्दत आई है, और बुखारी साहब नाराज ना हो, उसमें उनकी जमात का बड़ा बुनियादी किरदार है कि आपने मामलात को गुफ्तगू के जरिए और उन बयानात के जरिए और दूसरी सियासी क़यादत के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल करने कि जो कि इससे पहले ना कभी हुए ना होने चाहिए, उससे एक आप ये कहें कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में एक कदूरत पैदा हुई है, उसमें मतला अबरालूद हुआ है। लेकिन इस सब होने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि आपके स्टेक्स देखने होते हैं। आपने के स्टेक्स क्या है? हमारे स्टेक्स अगर पाकिस्तान है, मुल्क है, वो जिन बुरानों का शिकार है उससे मुल्क को निकालना है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसका खात्मा करना है, मुल्क को दोबारा पटरी पे चढ़ाना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि जाती अना जो है वो कोई हैसियत नहीं रखती। बगैर किसी अनाद के बैठ के नेक नीति के साथ मामलात को सामने रखा जाए और उस पर पॉलिटिकल डिबेट हो, डायलॉग हो। और मैं ये सिर्फ इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से बात नहीं कर रहा कि इलेक्शन कब हो, ये तो बहुत मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के हायर स्टेक्स की बात करें तो ये बहुत छोटा मामला है।
ये महीना आगे होगा, महीना पीछे हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, मामला तय हो जाएगा। लेकिन वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान को इस वक्त आप देखें, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो हमारा रीजन है उसके अंदर जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान से कितने पीछे थे, उनकी करेंसी पाकिस्तान से कितने पीछे थी, आज क्यों इतनी आगे चली गई है? आज क्यों हर पार्टी की लीडरशिप ये कह रही है कि मुल्क में इदारे नाकाम हो चुके हैं डिलीवर करने में? पाकिस्तान में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही, मुआशी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये मोटी मोटी मैंने बातें की हैं, वरना तो डिबेट बहुत लंबी हो सकती है, बात बहुत आगे तक हो सकती है। इन सब के लिए होश के नाखून लेके बैठ के मामलात को खुश असलूबी से तय करने के लिए सबको पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना होगा। सर आपकी तरफ से भी की जा रही है, मैं ये चाहती हूँ आप इसको इंक्लूड कर लें। इन 12-13 महीनों में PMLN की तरफ से बाकायदा इस बात की कोशिश भी की गई है और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ, आप कॉन्फिडेंट होकर कह सकते हैं? देखिए, हमने सिर्फ ये 12-13 महीने की बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे भी हमेशा डायलॉग की बात की। पहली तकरीर असेंबली में जो उन्होंने की उससे लेके आज तक उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, कोई एक जमात शायद इस पोजीशन में ना हो कि वो मुल्क को दरपेश इन तमाम मसाइल से निकाल सके। और जब मैंने जो बात की कि स्टेक्स क्या है, स्टेक्स आपका पाकिस्तान की तरक्की है, तो पीछे क्या रह जाता है? फिर क्यों ना बैठ के मामलात को आगे बढ़ाया जाए? इलेक्शन तो फिर मैं आखिर में कहूंगा कि इलेक्शन तो इसकी तारीख एक महीना आगे पीछे तो जरूरी है, लेकिन ये बहुत छोटा स्टेक है। हम जिन मसाइल का शिकार हैं और पाकिस्तान जिस गर्दाद में है वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े स्टेक्स हैं। उसके लिए संजीदगी से होश के नाखून लेने चाहिए। जोश से, गालम गलोच से ये मामलात आगे नहीं चल सकते, ऐसे नहीं चल सकते। सर साथ ही रहिएगा हमारे। हैदर जमान साहब, आप बताइएगा हम कहाँ रुक गए हैं? क्या कबाहत है कि हमारा दोस्त मुल्क भी हमको मशवरा दे रहा है, हम इसको संजीदगी से कब लेंगे आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो डॉक्टर तारिक फजल साहब ने जो बात की है मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बातचीत और मुज़ाकरात जो होते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स तरीन भी सिचुएशन हो, जंगें हों, लोगों के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हों, डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स हों, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हों, पॉलिटिकल इश्यूज हों, डायलॉग जो होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे आउट निकालता है और सल्यूशन होता है। और अगर डायलॉग फेल हो जाए तो फिर तो एनार्की है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने तो हमेशा ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की, और जब हम ऑपोजिशन में थे तब भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायलॉग या ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती है। अगर दूसरा फरीक बात ही ना करना चाहे तो फिर डायलॉग स्टार्ट ही नहीं होता, मंतकी अंजाम तो दूर की बात है। अब अनफॉर्चुनेटली माजी में जो रवैया रहा वो भी कौम के सामने इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। लेकिन अभी जो पिछले 4-6 महीने में एक स्टैंड ऑफ हुआ, या एक इम्पास था, या पॉलिटिकल पोजीशनिंग हुई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा कि उसमें सबसे पहले हमारी लीडरशिप ने इनिशिएटिव लिया कि हमें ये डायलॉग करना चाहिए। कुछ उससे बहुत पहले कि जब सुप्रीम कोर्ट या कोई और हमें ये लेक्चर दे रहा था या एडवाइस कर रहा था कि जी आप आपस में बात करें, हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल मैटर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आर टू बी डेल्ट विद इन द पॉलिटिकल रेल्म, या पार्लियामेंट से मुल्का जो भी इदारे हैं वहाँ पे बैठ के बातचीत हो सकती है, कमेटीज़ में हो सकती है, लेजिस्लेशन हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब दो असेंबली से, तो हमने ये कोशिश की, और आप ये देखिए कि जो डायलॉग हुआ है, जो हम समझते हैं कि इसको कह देना कि ये नाकाम हुआ है, ये कबल वक्त होगा। डायलॉग्स में पॉज आता होता है, लोग जाते हैं अपनी पोजीशंस को रीविजिट करते हैं, फिर आते हैं, फिर राउंड होता है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये उम्मीद है कि PTI के दोस्तों के साथ जो बात नेक नीति के साथ शुरू हुई है उसका लॉजिकल कंक्लूजन होगा। अब दोनों जमातों में, हुक्मरान जमात और अपोजिशन में, लोग पोजीशनिंग करते हैं, कुछ सख्त बयानात देते हैं, अगर वो अवॉइड किए जाएं तो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव रहती है। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में डायलॉग्स नहीं होते। कोई अगर जो गिरफ्तारियां हैं अनड्यू वो ख़त्म कर दी जाएं। और मैं समझता हूँ कि बहुत पेशरफ्त हुई है। ये जो
मीडिया में आ रहा है और कहा जा रहा है कि जी कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए, एक तारीख पे एग्री करना, आप ये देखिए कि एक साफ और शफाफ इंतखाबात और जो उसका नतीजा हो इस पे एग्रीमेंट होना, खदोखाल डिस्कस होना, पीटीआई ने भी मैग्नानिमिटी का सबूत दिया और मैं समझता हूँ हुकूमत ने उससे बढ़ के दी है। अब बात सिर्फ रह गई है कि किस दिन असम्बलियाँ तहलील हों और कैसे एक इलेक्शन डेट पे आए। तो ये 70-80% दे हैव ऑलरेडी वॉकड ओवर द ब्रिज। तो इसको कहना, हाँ, पीटीआई अगर ना जल्दी करती सुप्रीम कोर्ट में जाने से, जिस तरह छोटा स्कूल का बच्चा होता है, चला जाता है रोता धोता कि मुझे चॉकलेट नहीं मिल रही, आप इनको कहें। बात यह है कि मिलनी जो कंसेंसस है वो हमने और आपस में बैठ के करना है, किसी के कहने से ना धौंस से ना छड़ी से होना है। हम भी समझते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन 90 दिन के साथ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाब होने चाहिए और केयर टेकर सेटअप में होने चाहिए और उसके पैसे बजट में मौजूद होने चाहिए। तो अब 50-60 दिन का मामला रह गया है। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन एक एग्रीमेंट होगा, उसमें स्पीड ब्रेकर आते हैं, रोड ब्लॉक्स आते हैं, लेकिन हम एक बहुत अच्छी स्पिरिट में, और पीटीआई को मैं यकीनन दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इन तमाम हॉस्टिलिटीज़ या जो हुकूमत ने नहीं करवाई, चाहे कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहीं कोई कुछ हो रहा है, उन्होंने डायलॉग को कंटिन्यू किया। लेकिन सिर्फ थोड़ी एक गलती कर गए कि सुप्रीम कोर्ट में वक्त से पहले चले गए कि जी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का ना ये मैंडेट है, ना सुप्रीम कोर्ट डेट दे सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट बता सकता है। आइन में जो लिखा है उसको आपने एज अ कॉम्पोजिट पढ़ के करना है। और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि जो भी जीते एक शफाफ इलेक्शन हो, गैर जानबदाराना हो, इलेक्शन कमीशन भी उस पर मुतमईन हो, स्टेक होल्डर्स भी मुतमईन हो, खजाने पर भी अनड्यू बोझ ना पड़े, सिक्योरिटी फोर्सेस भी दस्तियाब हों। तो ये होने तो हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकिंग करेंगे, एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहेंगे, तो इकोनॉमी भी हैमरेज होगी, कॉम्पिटिशन बढ़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे इट्स डायलॉग 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 एंड डायलॉग। ये हमारी पार्टी का अपने दोस्तों को भी मशवरा है और इंशाल्लाह ऑपोजिशन की जमातों को भी है, और हम उम्मीद करते हैं कि डायलॉग विल रिजल्ट इन समथिंग पॉजिटिव एंड गुड फॉर द नेशन। आप बताइए यावर बुखारी साहब, ये कोई बात आपको सख्त तो नहीं लगी है जितनी भी हैदर जमान साहब ने की? दूसरी, ये आप लोगों ने वाकई जल्दी कर ली, डायलॉग्स के लिए इतनी उम्मीद आपको भी बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मेरे भाई तारिक फजल चौधरी और हैदर दोनों को सलाम मेरी तरफ से। और मुझे अफसोस हुआ कि बातें इतनी बड़ी करते करते बीच में इतनी छोटी छोटी बातें कर जाते हैं ना कि अपनी बड़ी बात की अहमियत खो देते हैं। एक जो दिल में बात होती है कि हाँ यार कोई बात तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फिर इतनी गिरी हुई बात कर जाते हैं कि बात खत्म कर देते हैं। जो तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की ना, देखिए हम लोगों ने कौम को अवेयर करवाया कि इस कौम का पैसा लूट के कैसे एवन फील्ड और कैसे जरदारी साहब ने पैलेसेस बनाए। हम लोगों ने कौम को अवेयर किया और हमें फख्र है कि हमने कौम को उनके शऊर को उजागर किया। हम कि इस कौम के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, इस कौम को कैसे लूट कर गरीबों का पैसा खींच के यूरोप में और अमेरिका में इन्वेस्ट किया गया। देखिए फोर्ब्स मैगजीन, और मैं तारिक फजल चौधरी भी इसके गवाह कई दफा कह चुका हूं, फोर्ब्स मैगजीन कहती है कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो मालियत है वो $100 अरब की है बैरून पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर छोड़ के बैरून पाकिस्तान। अभी इतनी मुश्किल वक्त है कि जब हम लोग दुनिया से पैसा मांग रहे हैं, ये सारे $100 अरब में से $1 अरब अपनी जायदादें बेच के पाकिस्तान में है। इनको इतनी मोहब्बत है इस मुल्क से। इनको मोहब्बत ये है कि इन लोगों ने जब हुकूमत पे गासिबाना कब्जा किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, इन लोगों ने सबसे पहले अपने 1100-1200 अरब रुपए की करप्शन को इन लोगों ने एक साइड पे किया, अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को एक तरफ किया। हम फिर कहते हैं ना कि ये लोग चोर हैं, हम लोग आवाम को बताते हैं कि ये लोग चोर हैं। बुखारी साहब, वो बात सख्त लगती है। देखिए खान साहब को भी ये मशवरा मिला है, खान साहब को भी यही मशवरा मिला है कि हम आहंगी होनी चाहिए, और अब तो देखिए आपका दोस्त मुल्क भी ये कह रहा है। ये बातें सख्त हैं किरण, देखिए ये ना कि अगर कोई बंदा गलत है उसको आप गलत कहें। देखिए उन्होंने आपको तारीफ भी की थी, तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई गलत है ना, हमने अवाम का शऊर को उजागर किया। अभी बच्चा कहता है जो मैं भी नहीं कहना चाह रहा हूँ, बच्चा वो बात कहता है, आप नाम लें वो बताएगा कि वो बंदा क्या है। देखिए अभी बात जो हैदर जमान ने की कि चॉकलेट नहीं मिल, कितनी गिरी हुई मिसाल दी। ये चॉकलेट नहीं है पाकिस्तान हैदर,
जरदारी साहब के लिए चॉकलेट होगी, नवाज शरीफ के लिए चॉकलेट होगी, हमारे लिए चॉकलेट नहीं है। हमारे लिए पाकिस्तान हमारी माँ है। हम जब तक इसका तकद्दुस नहीं कर रखेंगे हम नहीं कर सकते। हमें गलत मिसालें मत दिया करें और ना ये बताएं हमें कि हम को दी हुई घड़ी बेच दी आपने। हम वो हैं जिन्होंने आपको रुला के रख दिया है, आपको कहीं का नहीं छोड़ा। हम वो हैं, आप पहचाने, नहीं पहचानते तो इलेक्शन आप करवा लें। ये जो 90 दिन की आप बातें आईनी करते हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं, आपका इसके अंदर यकीन कोई नहीं है। अगर यकीन होता, आपका मुज़ाकरात में यकीन है, आईन की बालादस्ती के लिए ये अलायंस छोड़ते हैं तो ये जुर्रत होती है, उसका फिर पता लगता है कि आप आईन के साथ कितने खड़े हुए। सर आपका है मुज़ाकरात में यकीन? लग नहीं रहा जी। मुज़ाकरात पर आपको यकीन है? बातचीत करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, बातचीत के जरिए। देखिए मुज़ाकरात होने चाहिए किरण, मुज़ाकरात होने चाहिए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात पे मुझे यकीन इसलिए नहीं है कि इनकी नीयत कोई नहीं है ना। इनकी नीयत ये है कि हम लोग जो कुछ करना चाहे हमें करने दो, उसके बाद इलेक्शन की बात करेंगे। ऐसे नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि आइन की बालादस्ती रखो। देखें, गलती हर जमात ने अपनी अपनी तारीख में की है, उस गलतियों के ऊपर हम सिर्फ लेके चलते रहे, बात होगी। अभी हम लोग नया कदम उठाएं कि आइन की बालादस्ती हर सूरत में और इंस्टीट्यूशंस को रीबिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस जो तबाह हुए, ये सुप्रीम हमले के बाद, ये जब अपनी मनमानी की भर्तियां की गई, ऐसे तो लिस्ट तवील हो जाएगी बुखारी साहब, ये तबाही होती है। फिर तो लिस्ट तवील हो जाएगी, फिर उसके बाद में जमान साहब भी कहेंगे, फिर तारिक फजल चौधरी साहब के पास में भी लिस्ट होगी। जी आप क्या कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं 1 पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शन की तारीख, असेंबली कब डिसॉल्व करनी है और इलेक्शन कब करवाना है। 1 पॉइंट एजेंडा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 तारीख को कराओ। हम हमारे पास है तारिक फजल चौधरी साहब साथ में की बात को सर ये सुन रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब, आप सुन रहे हैं। अब बताइए इस मामले को कैसे आगे लेकर चलेंगे, इनको कैसे कन्विंस करेंगे आप? ये तो मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, मैंने तो जो बात की है मैं बिल्कुल उस पर कायम हूँ। इलेक्शन जो बातचीत की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, इलेक्शन पे बात बिल्कुल वो नंबर 1 एजेंडा पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन वो नंबर 1 प्रायोरिटी मुल्क की नहीं है। तरजीहात में वो नंबर 1 नहीं है। पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है, संजीदगी से उस पर मुज़ाकरात, बातचीत और जमातों का ताउन दरकार है एक दूसरे के साथ। क्योंकि सिर्फ ये बात होना जनाब के इलेक्शन हो जाएंगे देन व्हाट, अगर आपके इदारों को जो मसाइल हैं, आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन हारती है, जो कि यकीनन हारेगी, तो मुझे आप ये बताएं कि अगले 5 साल कोई जमानत है इस बात की कोई जमानत है कि ये आराम से घर बैठेंगे? कभी नहीं बैठेंगे। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरे करने हैं, इन्होंने सिस्टम के खिलाफ मुजाहरे करने हैं, इन्होंने जनाब गाड़ियों का बाजार दोबारा गर्म करना है, इन्होंने फिर जनाब पाकिस्तान के शहर बंद करने हैं। क्या मिलेगा मुल्क को? तो ये तमाम चीजें, इलेक्शन हो जिसके ऊपर सबका एतमाद हो, गैर जानिबदार हो, साफ शफाफ, उसके निकात को यकीनी बनाना, ये सारे मामलात ऐसे हैं कि जिन पर बातचीत करके और किसी हतमी नतीजे पे पहुंचने की जरूरत है। सिर्फ इलेक्शन की तारीख मैं नहीं समझता। और फिर अभी जो बात हो रही है कि जनाब इलेक्शन सूबों में अलग टाइम पे हो, कौमी असम्बली में अलग टाइम पे हो, मुझे ये बताएं कि अगर ये होता है तो मैं तो समझता हूँ सिर्फ आज नहीं, आपने हमेशा के लिए पाकिस्तान में एक इंतशार की बुनियाद डाल दी है। उसमें जब इलेक्शन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अंदर होंगे, और अगर सूबे में इलेक्शन होते हैं, पंजाब में इलेक्शन होते हैं, तो आपके मरकज में पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद है इस वक्त, और अक्टूबर में अगर पंजाब में पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, और यहाँ पे कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं, वो मुतनाज़ा होंगे, तो क्या आप इससे निकालना चाहते हैं? मुझे ये बताएं। मतलब सिर्फ इक़्तिदार की अवज़ के लिए आप चाहते हैं कि नहीं जनाब बस किसी तरह दौड़ के एक दफा फिर वज़ीर-ए-आज़म में घुस जाएं, जो कि आप कभी नहीं घुस सकते अल्लाह ताला के फजल से। लेकिन उसके लिए मुल्क की तमाम तरक्की, इस्तेकाम, इदारे, अवाम की खुशहाली, मुल्क की स्टेबिलिटी, अवाम की खुशहाली, तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की प्रायोरिटी है, और उसके ऊपर हमें यकसुई से सबको नेक नीति के साथ काम करने की जरूरत है। सही। ये कैसे हो पाएगा हैदर जमान साहब? सारी की सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, और अब आप ये नहीं कह सकते कि छोटे बच्चों की तरह बेचैन होकर चले गए, ये नहीं कहिएगा। बुखारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनका एहतराम करता हूँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त बातें कर दी। मैं तो ऐसी सख्त बात नहीं करता होता। मैं चॉकलेट की मिसाल नहीं देता, मैं चोर तो नहीं कहूँगा, मैं CHOR वाला
चोर कह दूंगा, ये तो हमें चोर कह रहे हैं। ये फोर्ब्स मैगजीन बताते हैं, ये अदालतें खुली पड़ी हैं, वहाँ साबित कर दें। लेकिन टाइम मैगजीन का भी हवाला दे देते, जहाँ ये कवर पेज था और पीटीआई ने उसको ट्वीट कर करके यलगार कर दी बगैर आर्टिकल पढ़े, जिसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया। मैं उस कमर दर्द का तो नहीं जिक्र करता जिस कमर के सहारे इन्होंने 4 साल हुकूमत की, और आज हर मुसीबत, हर रेफरेंस जो जजों पे फाइल हुआ, हर जो काम हुआ, मैंने तो नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था। तो ये दास्तानें हैं, कहानी है। अगर आप करप्शन की दास्तान कहेंगे तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी होगी, शौकत खानम के पैसे खाने की बात भी होगी, चंदा मुहिम की बात भी होगी, आपके केस चल रहे हैं। इस एनवायरनमेंट में, इस ज़बान से, इस अंदाज से आप खुद ही नहीं चाहते मुज़ाकरात की। बाकी रह गई बात आइन और कानून, मुल्क माँ होता है, मुल्क को खादिम हरमैन शरीफैन घड़ी दे, आप वो घड़ी बेच दें। मुल्क और माँ का क्या ख्याल आपने रखा है वो पूरी कौम जानती है। अब सवाल पैदा हो जाता है जी, आइन के मुताबिक इलेक्शन, बिल्कुल आइन में एक शिक आर्टिकल 140A भी है किरण, इनका अपना कंडक्ट कौम के सामने है। ये मर रहे हैं कि एक बैसाखी है जो चली गई, अब आधी बैसाखी रह गई है, इसके नीचे हो। मुझे बताएं ये जजों से यकजहती किसने, ये नई रविश है भाई। जज यकजहती क्यों चाहेगा? जज का सबको एहतराम है, लेकिन ये यकजहतियां मना रहे हैं। ये नहीं, कश्मीर के साथ आप यकजहती नहीं मनाते। मोदी के खिलाफ आपका फॉरेन मिनिस्टर जाता है, आप उसके खिलाफ उल्टा बयानात देते हैं। छोटी सोच है। आप के पास चाइनीज आते हैं तो आप कहते हैं सीपैक में करप्शन हुई है। आपका माजी में साथ रहिए, हैदर जमान साहब साथ रहिए, बुखारी साहब साथ रहिए, चौथ रहिए। रैली के ऊपर भी बात करेंगे, दीगर सवाल भी सामने रखेंगे अपने पैनल के, लेकिन एक ब्रेक के बाद हाजिर हैं। ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि पीटीआई जो रैलीज निकाल रही है, अगर इस सब का भी जवाब आने लगा तो क्या होगा। पैनल हमारे साथ है तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोग्राम के इस हिस्से में यावर बुखारी साहब से यही सवाल पूछ लेते हैं। बुखारी साहब बताइए, अब जो पीटीआई रैलीज कर रही है तो इसी तरह की रैलीज दूसरे भी करने लगे हैं, अपने अपने पसंद के लोग चूज करने के बाद कैसा लगेगा आपको? आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा इस पे? देखिए, रैलीज निकालना जमहूरियत में हर किसी का हक है, जो बेहतर समझे। हक और बातिल की एक जंग होती है, क्या हक है क्या बातिल है, यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल रैलीज निकालें, ये जिसके हक में निकालना चाहते हैं निकालें, हम कभी भी मना नहीं करेंगे। ये हमारे दौर में रैलियां निकालते रहे, ये डील चौक में भी जाके भी ये खड़े रहे, उन लोगों ने रैलियां निकाली, हमने कभी मना नहीं किया। हमने ऐसे आंसू गैस नहीं फेंकी थी जैसे इन लोगों ने हमारे खवातीन के बच्चों के ऊपर और हमारे ऊपर जिस तरीके से आंसू गैस फेंकी और जिस तरीके से कंटेनर्स लगाए। यावर बुखारी साहब, जब हम यही बात करते रहेंगे फिर हम पाकिस्तानियों के लिए कब सोचेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को अपनी नियतों को इस मुल्क के लिए आगे लेके बढ़ना होगा। नियत को साफ करें। हम लोग ये करें कि इस मुल्क के अंदर इक्तिसादी इस्तेकाम कैसे आएगा। वो इक्तिसादी इस्तेकाम तब आएगा जब आपके पास सियासी इस्तेकाम हो। ये इलेक्शन महीना आगे महीना पीछे ये बातें करने की, आप आइन बाकी इदारों का तो बेड़ा गर्क कर चुके हैं, आप उनको तो जानिबदार बना चुके हैं। आपका काम अभी ये है कि खुदा का वास्ता है आइन का ख्याल करें, कोर्ट का ख्याल करें। हम ये कहते हैं कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, ये एस्टेब्लिशमेंट जब तक हुकूमत के साथ एक पेज पे नहीं होती काम नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट गलत को भी सही कहे और सही को गलत कहे। ये बात हम नहीं मानते। हम ये कहते हैं जो सही है, जो आइन जिसको बुखारी साहब, उनके पास इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर इलेक्शन हमारे वो पिछले 3-4 साल से निकाल के बता देंगे, वो पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, दीगर जमातें हो। नहीं, इनको चाहिए फिर आइन में तरमीम करेगा। इलेक्शन ये लोग चाहते हैं कि इकट्ठे हों और लिख दे कि इलेक्शन कभी अलग अलग नहीं होंगे, असेंबलियां इनका आईनी हक नहीं है डिसॉल्व करने का। वो भाई जब आईनी हक दिए हम लोगों ने क्यों डिसॉल्व की? क्योंकि आप लोग हमारे बंदे खरीद रहे थे, आप लोग हमारा। तारिक फजल चौधरी साहब, बुखारी साहब जितनी बात कर रहे हैं और जितने गुस्से के साथ में कर रहे हैं, चीजें कैसे डील करेंगे? और अगर वो तरमीम की बात कर रहे हैं तो फिर इस मामले को आप लोग कैसे देखेंगे? पीएमएलएन, पीडीएम इस इशू को कैसे एड्रेस करेगी? लेकिन जो आपने सवाल किया है, देखिए कोई भी इस वक्त सिचुएशन मुल्क में ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। सिर्फ उसकी जरूरत जो है उसके लिए वो 2 चीजों की है। एक मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, नेक नीति। दूसरा अपने अना के तकब्बुर के बुत से बाहर आ जाना। ये 2 बातें जब आ जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि सारी बातें ठीक हो जाएंगी।
अब आप देखेंगे जब मैंने बात की कि सियासत नाम ही मुज़ाकरात का है, बैठ के बात करने का है। इमरान खान साहब तो शुरू से ये कह रहे हैं जनाब कि मैं तो किसी बात करने के लिए तैयार नहीं। पिछले जब तक वो वज़ीर आज़म रहे हैं, जितने असेंबली के इजलास हुए, मेरा ख्याल है उन्होंने अपोजिशन के किसी फर्द से ऑन कैमरा या बिहाइंड कैमरा भी हाथ मिलाना भी अपनी तौहीन समझी है। ये अगर आप रवैया रखेंगे और आप अपने आप को समझेंगे कि मैं बहुत ही महान और कोई दूसरे सियारे की मखलूक हूँ, तो जो आपने किया 4 साल को तो आपको पता है कि कितना पाकिस्तान के अंदर इंकलाब और तब्दीली लाए हैं और कितना लोगों को जिंदगी में आप आसानियां पैदा की हैं। वो बीज बोए गए हैं जो अभी तक कौम और मुल्क जो है वो काट रहा है। तो ये सिर्फ 2 चीजें हैं। जब आप ये दोनों चीजें छोड़ देंगे, तकब्बुर छोड़ देंगे और बदनीति छोड़ देंगे, तो मेरा ख्याल है कि कोई मसला ही नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है पाकिस्तान का जो हल नहीं हो सकता। साथ रहिएगा सर हमारे। हैदर जमान साहब, बात यह है कि अगर दिल बड़ा हो तो वो दोनों तरफ से हो। वो बहुत सारी बातें दोहराते रहें और आप भी बहुत सारी बातें दोहराते रहें, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर तो इकॉनमी भी बेहतरी की तरफ जाए और सारे के सारे मिल बैठे। यकीन कीजिए आवाम को अच्छा लगता है जब सियासी इकाइयाँ एक जगह बैठती हैं और आवाम के बारे में सोचती हैं। ये मोमेंट्स मिलेंगे पाकिस्तानियों को। हैदर साहब देखिए किरण, अब दिल बड़ा हो ना हो, प्लस्तर यहाँ बहुत बड़ा है और सर पे कनस्तर भी बहुत बड़ा है जो लेके हम अदालतों में पेश होते हैं। हम बहादुर हैं, हम आइन की जंग लड़ रहे हैं, हम सिविल नफरमानी करेंगे। यानी पीटीआई की आप सियासत तो देखें, एहतजाज, गाली गलोच, फेक न्यूज़ पर मबनी है। कौन सा आइन? वही जो कासिम सूरी की 2 नंबर रूलिंग से आइन तोड़ा गया, वही आइन जो 63A के गैर कानूनी गैर आइनी फैसले की बुनियाद बनाकर इन्होंने जाली मैंडेट लिया, परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिलवाया। पार्लियामेंटेरियंस में कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो वो वोट उसका दिया हुआ काउंट नहीं होगा? आइन ने उसका कंक्लूजन दिया हुआ है। लेकिन ये ऐसे बैसाखियों पे खड़े हैं और उन्हीं बैसाखियों की मदद से ये चाहते हैं कि जी इनको एक झुर्लू इलेक्शन मिल जाए। क्यों मिले भाई? किसने कहा था असेंबली तोड़ो? आपने 2 सूबों के मैंडेट का जो है डिसरिस्पेक्ट किया है। अब भुगतो। उसके बाद असेंबलियों से इस्तीफे दिए, फिर कहते हैं हमारे इस्तीफे कबूल ना करो। पहले रिटें की कि इस्तीफे कबूल करो, फिर रिटें की कि हमारे इस्तीफे रोक दो। अब हमें कहते हैं हमें बहाल करो। आइन में तरमीम हो जाएगी इलेक्शन के बाद और उसको पोस्ट डिफेक्टो जो है कवर भी दिया जा सकता है। एक ही दिन के इंतखाबात को अगर इनको ज़रूरत महसूस होती है। आइन तो बड़ा क्लियर है, टिल सच टाइम देयर इज अ केयरटेकर सेटअप इन द पाकिस्तान, एंटायर पाकिस्तान, इकट्ठे इलेक्शंस के बगैर और कोई सोल्यूशन नहीं है। उसी आइन में लिखा हुआ है कि 254 है और बिल्कुल लिखा हुआ है। और ये जो मर्जी इंटरप्रिटेशनें करें या जहाँ से मर्जी माइनॉरिटी जजमेंट्स को मेजॉरिटी बना दें। हमें जो इदारे के लोग या जो एडवाइस करते हैं पॉलिटिशियंस को कि जी आप मिल बैठें, वो 15 लोग तो मिल नहीं बैठते, हमें एडवाइस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इज्जत एहतराम करते हैं। जो मर्जी फैसला दे दें। एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एग्जेक्टिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ हैं। ना पार्लियामेंट जवाबदेह है, ना इलेक्शन कमीशन जवाबदेह है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारी कदगने हैं आइन और कानून में, और वो 10-10 साल ऑडिट ना करवाएं तो पार्लियामेंट पूछ नहीं सकता। वो रजिस्ट्रार उनका ट्रांसफ़र किया जाए, वो पूछ नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठें, वो पूछ नहीं सकते। यानी आर दे अबव द लॉ, आर दे सम अदर सुपर नेचुरल, खलाई से भी बढ़कर मखलूक? एब्सोल्युटली नॉट। दे ड्रॉ मनी फ्रॉम द pays and pensions. They are public servants. They are accountable to the parliament. They are accountable to the public accounts committee, and they cannot dictate the parliament. Parliament is supreme. They are a creature under the constitution, and parliament से वो जवाब तलबियां मांग लेते हैं। ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा। Trichotomy of powers has to be protected. Executive can not be allowed to be उनकी powers आप usurp करें। कभी कोई उठता है जफर अली शाह केस में, हैदर जमान साहब, अगर निजाम ऐसे नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? सर साथ ही रहिएगा हमारे। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मजीद सवाल करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले 2 तरफ से तवील फहरिस्त, पीटीआई की तरफ से भी और पीपी की तरफ से भी। तारिक फजल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, फहरिस्तें तवील हैं और सबके पास है, तो अब तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक के जवाब में एक लिस्ट आती रहेगी, आपने ये किया, आपने ये किया, ये चलता रहेगा। ये देखें, बहस जो है वो तो एक नेवर एंडिंग सिलसिला होता है। अगर आपने गुफ्तगू के जरिए ही अपने सियासी मुखालिफिन को नीचा दिखाना है तो उसका तो कोई आप ये कहें कि एंड पॉइंट है ही नहीं। और
जो हमारे इस वक्त मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन है, उस अपोजिशन को अगर आप देखें तो वो तो इल्जामात, और वो भी बेबुनियाद इल्जामात जिनका ना कोई हकीकत से ताल्लुक है। एक उठेगा कहेगा जनाब 5 अरब रुपए की करप्शन हुई है, चौथा अगले दिन 55 अरब की करप्शन। भाई इसमें कोई पैसे लगते हैं या इन्होंने कोई सबूत देना होता है? आप ये देखें कि पिछले 4 साल दौरे इक़्तिदार में तहरीक इंसाफ ने जितने इल्जामात लगाए और जितने केसेस अपोजिशन के खिलाफ उन्होंने कायम किए, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, उसमें ये साबित कितने कर सके। शहजाद अकबर साहब को 4 साल बाद फायर कर दिया गया कि तुम अपोजिशन के खिलाफ कोई केस साबित नहीं कर सके। इसका मतलब है कोई हकीकत नहीं थी। तमाम तर जोर लगाने के बावजूद ये कोई भी केस में अपोजिशन के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सके। हाँ, टॉक शोज में चूंकि सबूत की जरूरत नहीं होती, लिहाजा जैसे मैंने कहा कि एक इनके साहब आते हैं वो 10 अरब, दूसरा 50 अरब, एक 55 अरब, अल्लाह खैर चला। तो ये रवैये जो है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये तो एक नेवर एंडिंग सिलसिला है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि तहरीक इंसाफ ने ये रविश मुसलसल अपनाई हुई है, अभी भी अपनाई हुई है। और जब तक ये हकीकत हाल जो इससे मुल्क जिससे गुजर रहा है उसको संजीदगी से महसूस नहीं करेंगे, और ये भी महसूस नहीं करेंगे कि हमने 4 साल में मुल्क को, सिस्टम को, मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल फाइबर को डेंट लगाई है, ये बातें जब तक ये रियलाइज नहीं करेंगे और उसके बाद नेक नीति के साथ मुल्क की तामीर के लिए साथ चलने की बात नहीं करेंगे तो मुश्किल हालात होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल हालात हैं आगे, क्योंकि ये जो सिर्फ जो पीडीएम में शामिल जमाते हैं ये उन्हीं की तो जिम्मेदारी नहीं है। आप बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के आप इल्जामात लगाई जाए। तारिक फजल चौधरी साहब साथ रहिए। मैं बुखारी साहब से पहले जो है ना वो कमेंट लेना चाह रही हूँ। बुखारी साहब, आप बात अपनी करना चाह रहे हैं वो भी कीजिए, दूसरे ये भी बताइए कि ये इंप्रेशन जितनी जल्दी दूर हो, आपको नहीं लगता कि अच्छा है कि एक पार्टी की वजह से, कुछ लोगों की वजह से काफी कुछ उलझ रहा है? पहले तो आपको मैं आपको बिल्कुल मौका दे रही हूँ। ये दो नुमाइंदे गवर्नमेंट के हैं और मैं अकेला अपोजिशन का हूँ। जहां तक बात है, तारिक फजल चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि हम लोग इल्जाम लगाते हैं, हम इल्जाम नहीं लगाते। ये लोग अगर जो गवाहान है उनको सडनली हार्ट अटैक हो जाए, दवाइयां दे के उनको हार्ट अटैक करवा दे, तो उसके अंदर हमारा कसूर नहीं है। इन लोगों ने इदारों का जो मामे चाचे भर्ती किए पिछले 40-50 सालों में, उसके अंदर हमारा कसूर नहीं है, तबाह करके हमें दिए। जो तारिक फजल चौधरी साहब ने एक बात की कि हम लोगों ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, अरे मेरे भाई, आप लोग अगर खुदा का वास्ते अपनी आंखें खोलें और जानबूझ के आप लोगों के अंदर एक बायस ना हो, एक तासुब ना हो, तो अगर आप खोल के देख के जो इम्पोर्टेड शहबाज शरीफ साहब हैं उनको दिखाया गया था ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से कि 30 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा था, 32 अरब डॉलर आपके फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे थे, आपकी मईशत 6% पे ग्रो कर रही थी। अरे हंसते बसते घर को आप लोगों ने तबाह करके रख दिया अपनी नाअहलियों की वजह से। पहले मिफ्ता के पीछे, मिफ्ता को एक काम दिया, फिर मिफ्ता को हटा के डॉलर डार को उठा के ले आए, जो आज तक IMF से झूठ ही बोलता रहा और अवाम से भी झूठ बोलता रहा कि डॉलर 180 रुपए से ऊपर नहीं हो सकता, पेट्रोल 70 रुपए लीटर से ऊपर नहीं हो सकता। झूठ दर झूठ। तारिक भाई, आप लोग कहां तक झूठ को छुपाएंगे, कहां तक अपनी नाअहलियों को और चोरियों को छुपाएंगे? आप लोगों ने जो इस मुल्क के साथ किया है वो हम लोग भुगत रहे 40 साल के बाद, तबाह करके रख दिए। जो बातें आप लोग करते हैं ना, आप उसके ऊपर अमल नहीं करते, आप लोग जू का तू मानते हैं। आप लोगों ने इन लोगों को अपना वो अन्नदाता माना हुआ है और उसको आप मुल्क को तबाह हो जाए, मुल्क की परवाह नहीं है। पर शरीफ फैमिली को कुछ ना हो, वापस जरदारी फैमिली को कुछ ना हो, चाहे भुट्टो को मार दो, चाहे भुट्टो दोनों कत्ल हो जाए, परवाह कोई नहीं है, लेकिन जरदारी को कुछ ना हो। अरे खुदा का वास्ता है, वो जो एम्बेसडर था यूके का, जो स्विट्जरलैंड से सारे कागजात उठा के ले गया, उससे क्या छुपाया था? वो 65 मिलियन डॉलर्स की करप्शन उससे नहीं छुपाई थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कह रहे हैं, और ये लोग जो अली बाबा 40 चोर कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जरदारी और बिलावल भुट्टो कह रहा था। आप लोग कहाँ एक दूसरे को चोर कह के बुखारी से फिर तो ये तो एंड ही नहीं है इसका। इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप अंदाजा लगा लें कि ये अखलाकी तौर पे किस कदर बदहाली का शिकार हो चुके हैं और इनकी फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे पहुंच चुकी है। जब ये मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम भी सीधा ना ले सकें, इससे ज्यादा बात अखलाकी, इससे ज्यादा मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन और क्या होगी। पार्लियामेंट के पीछे ना छुपे आप ये सिर्फ मुगल्लात निकालेंगे और मुल्क को नहीं दे सकते, गंद के और कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान के लिए। बड़ी माजरत बातें करने वाली है। आपका जो सेंट्रल पंजाब था वो हमने आपसे उखाड़ के रख दिए,
आपका राय वहाँ पे कुछ नहीं है, जो सिर्फ एक सेंट्रल पंजाब का यून के पास। चलेंगे तो जब इलेक्शन होगा शाह साहब तो पता लगेगा ना। आपके इधर शोर डालने से तो कुछ नहीं होगा। कहाँ से ऐसे लड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। किरण देखें नाम बजाने लगे, आपका सबसे बड़ा डाकू देने लगे, इसका मतलब ये है कि आप लोग मुकम्मल तौर पे फारिग हो चुके हैं। अब आपकी जुबान और गालियों के इस सिस्टम को कुछ नहीं दे सकती। भाई आप इस मिशन पे लगे रहे, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, आप इस मिशन पे लगे रहे, यही आपका मुकद्दर है। वो किसने कहा था डाकू को पंजाब का वजीर आला बनाएंगे? वो डाकू को किसने बनाया था? मुकाबला करें, छोड़े मुकाबला वो पक्के दोस्त हमारे चीन, वो कह रहे हैं कि आप एक साथ बैठे और पार्लियामेंट में बैठे और आप लोग प्रोग्राम में नहीं बैठ पा रहे। आप दोनों मुकाबला करें, मैंने आप तीनों को इसी उम्मीद पे बुलाया था, इसीलिए आपका वक्त जो है ना हमने मांगा था कि आप लोग मिल बैठेंगे। आप बारी बारी नहीं बात कर रहे, ये इस काबिल ही नहीं है कि हमारे साथ सख्त तरीन जुमले, बुखारी साहब का गुस्सा, हैदर जमान साहब की फहरिस्त और उसके साथ में तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा जी इलेक्शन देखेंगे। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें वक्त दे रहे थे। ठंडा पानी पिए, गुस्सा ना करें और जो आपके दोस्त हैं उनकी बात तो सुने। आम आदमी भी यही चाहता है, हमारे पक्के दोस्त भी यही चाहते हैं, तो कोशिश करते हैं, देखते हैं कब माहौल बनता है मुफाहिमत का, संजीदगी का, मसाइल से छुटकारे का। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।